कि भाई हमारा एमए जो है वो जूते बनाएगा, शर्मा जी जूते पैक कराएंगे, हमारे गुप्ता जी जो हैं वो उसकी मार्केटिंग करेंगे और जूते बेचेंगे। तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया भाई ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज डिसाइडिंग दैट हु विल डू व्हाट। ठीक है, अब इसमें अगर आप पहला सवाल पढ़ें, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। Name the function which examines the activity and resources required to implement the plan. So that is organizing. अब मैं organizing के कुछ बड़े questions पहले ले रहा हूँ. What is organization नहीं, what is organizing? Organizing is a process of defining and grouping the activities of an enterprise and stabilizing the authority and authority relationship among them. In other words, it is a process of identifying the work to be performed, grouping them, delegating responsibility and authority. ये process of organizing अगर मैं आपको समझा दूं तो मुझे लगता है कि मैं आपको organizing समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। पहला process जो है वो आप देख पा रहे हैं। First step is identification and division of work. ये बहुत जरूरी है। पहले तो मैं ये जान लूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या क्या है। What are the main jobs I have to get done? कौन कौन से काम मुझे कराने हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एमए ने एक रेडी लगाई है बेटा वड़ा पाव की, काम बांटने हैं। काम तब बांटेगा ना जब इसको पता होगा कि कौन सा काम है मेरे पास। अच्छा एक काम करते हैं, वड़ा पाव तो छोड़ो, एक कोई बिजनेस शुरू करते हैं। कोई आइडिया दो किसी बिजनेस का। ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट बिजनेस, उसमें भी बिजनेस चाहिए तुझे हमें। ऑक्सीजन प्लांट में भी बिजनेस ढूंढ रहे तो इसको कहते हैं बनिया आदमी। लोग मर रहे हैं भाई। ऑक्सीजन प्लांट, अच्छा चलिए ऑक्सीजन प्लांट के अलावा कोई बताओ यार, ये काफी इनह्यूमन है। गारमेंट्स बनाते हैं। कौन से गारमेंट्स बनाएंगे? नॉर्मल वेयर्स। नॉर्मल वेयर्स, अच्छा मेन या वुमेन? सर सबके लिए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए। अच्छा कोई एक काम बताइए जो उसमें होना चाहिए। हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर लैंड देखेंगे। फैक्ट्री खुल गई समझो। रॉ मटेरियल लाना है, एक काम हो गया। और स्टाफिंग। स्टाफिंग, माय गॉड काफी हैवी वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? जब सर हम स्टाफ को रिक्रूट करते हैं जिसमें और उनको सुपरवाइज करना। मैंने कहा फैक्ट्री बन गई है, फैक्ट्री चालू है, अब बता क्या क्या काम करना है। सर फंड्स। फैक्ट्री फंड्स के बिना चालू हो गई आपकी। मैं कह रहा हूँ वहां मत जा, फैक्ट्री चालू है, हमारे पास फंड्स भी हैं, फैक्ट्री भी है, लोग भी हैं। अब बता क्या करना है। सर फिर प्रोडक्शन होगी। हाँ प्रोडक्शन होगी, लेकिन प्रोडक्शन के लिए जैसे शर्मा जी ने एक काम बताया कि हमें जो है रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है जी, और क्या होगा? अंदर डिटेल में जाओ ना, उसकी डिटेल में जाओ। प्रोडक्शन में क्या क्या? सॉरी ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज की शर्मा जी? रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन, चलिए हो गया। और सर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा। और मशीन्स। घर पर मशीनें लगी हुई हैं, अब इसमें क्या करना है बता। हमने एक दो काम तो आइडेंटिफाई कर दिए। एक तो रॉ मटेरियल खरीदना है, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी में आ गया, और एक बना हुआ माल बेचना है। और इसके अलावा काम? सर रॉ मटेरियल को परचेज करना। रॉ मटेरियल खरीदना और परचेज करना तो अलग अलग ही होंगे, आई एम श्योर। तो इंग्लिश में करेगा, हम हिंदी में करेंगे। सर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, ओके। और
3 काम हो गए। के और कोई काम? मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में जो भी बीच में प्रोसेसेस आते हैं। पूरी प्रोडक्शन है ना। और ग्रेसी को एक काम तू भी बता दे। सर और कोई अभी ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं सोचना पड़ेगा। फैक्ट्री के अंदर जाओ ना यार, क्या करो सर हर वर्कर को काम फैक्ट्री डिवाइड में। करना, हर वर्कर को काम डिवाइड करवाना पड़ेगा। नहीं आप आगे जा रहे हो, अभी पहले काम पता ही नहीं, डिवाइड कैसे करोगे? काम पता है आपको? नहीं पता। वर्कर को दोगे तो बाद में, पहले खुद को तो पता होना चाहिए क्या क्या काम करना है। ये एक मुश्किल टास्क है जो आप सोच नहीं पा रहे हो। प्लानिंग प्लानिंग इज नॉट अ वर्क राइट नाउ। और गुप्ता जी, आपका तो कपड़ों का ही बिजनेस है, बता दो। कस्टमर को कस्टमर तक पहुंचना। कस्टमर तक पहुंचना, एडवर्टाइजिंग ना। यस सर। और ये बड़ी लाइटली ले रहे हो मेरी बात को यार। यार फैक्ट्री में जाओगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना ही है, अपने आप में एक लंबा काम है। कैसे? रॉ मटेरियल पहले सिलेक्ट करोगे, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, कब चाहिए, आएगा कहां से, वेंडर सिलेक्ट करोगे, इस वेंडर से लेंगे उससे नहीं लेंगे। फिर शर्मा जी ने कहा ट्रांसपोर्टेशन, फिर आएगा तो चेक करोगे कि ये वही मटेरियल है या नहीं, फिर उसको स्टोर में रखोगे, स्टोर से प्लांट पे जाएगा जहां से वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में भी सिलाई का एक काम है, कटिंग का एक काम है, उसमें स्टिचिंग के बाद फिर उसके बाद उसमें कोई एक्सेसरीज लगनी है, बटन लगने हैं, जिप्स लगनी है, या कोई और कढ़ाई होनी है, वो सब काम है। फिर उसके बाद बनने के बाद उसको कहीं प्रेस करना है, वो होगा एक काम। फिर प्रेस करने के बाद उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद उसकी लेबलिंग होगी। कितने काम है आपने बताए नहीं, हाँ या नहीं? आप सोचो, कपड़े बनाने के काम में अगर आप डिटेल में जाओगे तो कितने काम है। अब मैं इनको ग्रुप कर देता हूं, कि यार रॉ मटेरियल को खरीदने और स्टोर तक लाने के काम, रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना, उसकी डिमांड आइडेंटिफाई करना कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद स्टोर तक पहुंचाना, उसकी क्वालिटी चेक करके। ये मैंने ग्रुप बना दिया, ग्रुप ऑफ वर्क्स, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, ग्रुप ऑफ वर्क्स, ग्रुप ऑफ जॉब्स टू बी डन। उसका हेडिंग दे दिया रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अगला काम कटिंग, स्टिचिंग और आपका प्रेस, आयरनिंग, ये मैंने ग्रुप कर दिया। फिर एक पैकेजिंग, एक पहले नॉर्मल पैकेज, फिर उसके ऊपर एक और पैकेज और उसकी लेबलिंग, और ये सब हमने करना है, ये एक ग्रुप कर दिया। फिर उस प्रोडक्ट को वहां से मार्केटिंग कस्टमर तक पहुंचाना, कि पहले एडवर्टाइजिंग करना और एडवर्टाइजिंग करके माल को पहुंचाना और सेल्स ऑफर्स और प्रमोशन वोशन, ये मैंने सब आइडेंटिफाई किए हैं ग्रुप्स। मैंने पहले काम आइडेंटिफाई किए और दो तीन काम को एक ग्रुप में डाल दिया। उस हर एक ग्रुप को मैंने नाम दिया डिपार्टमेंट। जो आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके फैक्ट्री तक लाएगा उसका नाम दे दिया मैंने परचेज डिपार्टमेंट। जो आपकी कटिंग, स्टिचिंग और आयरनिंग और ये सब करेगा उसको नाम दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो आपके प्रोडक्ट को, आपका बना हुआ प्रोडक्ट मार्केट तक ले जाना, कस्टमर तक पहुंचाना, उसको मैंने नाम दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इन सब के पीछे पैसा कहां से आएगा, कहां लगेगा, कितना कब लगेगा, ये सब के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या आपने अभी अभी नया बिजनेस खोल के उसके डिपार्टमेंटेशन सीखी, कैसे डिपार्टमेंटेशन करनी है? सबसे पहले आपने काम आइडेंटिफाई करने कि भाई है क्या, काम क्या है हमारे पास। हमारे पास जो काम है उसको पहले लिस्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 यार 26 काम है। 26 कामों में से ये 4 का एक ग्रुप, ये 5 का एक ग्रुप, ये 4 का एक ग्रुप, ये ग्रुपिंग कर ली, उसको डिपार्टमेंटेशन बोल दिया। क्या नाम है दूसरा? डिपार्टमेंटेशन। हो गया डिपार्टमेंटेशन। अब मैं उनको काम दूंगा।
अभी तो सिर्फ डिपार्टमेंट्स मैंने सोचे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि मेरे पास ये काम है, उस हिसाब से मैं लोग रखूंगा, अभी लोग रखे नहीं है। अब लोग रख लिए, उनको मैंने काम दे दिया कि भाई तुम्हारे लिए मैंने ये काम सोच के रखा था, ये तुम्हारा काम है, करो। मैंने सोच के रखा था, कभी आपने ये वर्ड सुना है, कभी आपने ये स्टेटमेंट सुनी है कि यार तेरे लिए मैंने ये काम सोच के रखा था? यानी उसने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके रखा है दिमाग में कि कौन क्या काम करेगा। आपने ड्यूटीज असाइनमेंट कर दी, उसके बाद आप फाइनली स्टैब्लिश करोगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बॉस कौन है और उसका सबऑर्डिनेट कौन है ये डिसाइड कर दोगे कि भाई तू बॉस और तेरे ये सबऑर्डिनेट है, ये तेरे को रिपोर्ट करेंगे और तू मेरे को रिपोर्ट करेगा। दिस ऑल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑर्गेनाइजिंग। काम आइडेंटिफाई करिए, उनको ग्रुप करिए, उनको ग्रुप करने के बाद उनको दे दीजिए लोगों को, और लोगों को देने के साथ साथ उनको ये भी बता दीजिए दैट दिस इज द पर्सन यू हैव टू रिपोर्ट टू। आपको ये काम इसको रिपोर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑर्गेनाइजिंग। आइए इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप काम जब बांट दोगे और एक ही काम जब आदमी रिपीटेडली करता रहेगा तो वो उसका स्पेशल सॉरी गाइस, सम फैमिली इंटरवल। हाँ जी, जरूरी होता है ना। हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिलेंगे कैसे? अब जैसे एक आदमी है जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहा है। इमेजिन करो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, शर्मा जी, यू आर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। साल 2 साल के बाद ना आपको कोई बुद्धू बनाना बंद कर देगा। आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा साल 2 साल के बाद। आपको पता है कौन से रॉ मटेरियल की क्वालिटी है, कौन सा बढ़िया वेंडर है, कौन आपको धोखे नहीं देता। क्योंकि रॉ मटेरियल को आप जब भी खरीदते हो, रॉ मटेरियल के खरीदने से लेकर अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम आपको क्लियर हो गया। क्वालिटी चेक करते हो, पता चलता है यार ये जो ये वाला वेंडर है ना, ये हमेशा कुछ झोल करता है, ये क्वालिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। हाँ जी, so this is benefits of specialization. एक ही काम बार बार कर रहे हैं। अब के जो है प्रोडक्शन करा रही है, इसको पता है कौन सा वर्कर जो है वो धोखे देता है ना, कौन से वर्कर की बीवी जो है बार बार बीमार होती है, इसको मालूम है ना? अरे 2-3 बार तो उसकी बीवी का जन्मदिन आता है साल में, उसको पता चल गया। अब प्रोडक्शन में है ना, शी इज इनटू प्रोडक्शन, और उसको मालूम है कि प्रोडक्शन कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ मशीनें खराब होती हैं, तो क्या करना है उसका, क्या नहीं करना। शी नोज एवरीथिंग नाउ, स्पेशलिस्ट हो गई उसकी भाई। कोई आता ना वर्कर, छुट्टी चाहिए मैडम, बेटा मुझे मालूम है तेरी बीवी का जन्मदिन निकल चुका, निकल तू भी निकल यहां से, चल। अपने ऐसे अपने ऑफिस में बैठी है केबिन में, मैडम छुट्टी चाहिए। क्या हो गया? मैडम वो मेरी बीवी का ना जन्मदिन है। बेटा मुझे मालूम है पिछले महीने हुआ था, इस बार नहीं है, चल निकल ले। अब एक ही आदमी जब बार बार काम करेगा तो उसे पता चल जाएगा, हाँ या नहीं? पता चल जाएगा कौन से कोने में लेबर जाकर बैठकर बीड़ी पीती है, ये उस कोने में बार बार पहुंच जाती है। और वहां देखा एमए फिर बैठा हुआ है, एमए बैठा अपना नीचे चौकड़ी मार के और लगा बीड़ी लेके। इसने हाथों से बीड़ी पकड़ी, कहती अकेले पिएगा पागल, मेरे को भूल गया। तो दोनों ने इकट्ठे बैठ के अपना वहां पे कोने में
को बीड़ी बीड़ी फूकी। तो अगर आप प्रोडक्शन के एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, है ना। मार्केटिंग, कस्टमर को माल बेचना है। अब माल बेचना है, ये हमारे गुप्ता जी ठीक है, माल बिकवाते हैं इनसे। गुप्ता जी पहुंच गए माल बेचने। अब गुप्ता जी को मालूम है कि किस जगह पे कौन सी एडवर्टाइजिंग काम करेगी। गांव में एडवर्टाइजिंग कराई इन्होंने अखबार में, बेकार है, वेस्ट है, वेस्ट। क्यों? वहां ज्यादा लोग अखबार नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे नहीं होते ना। अखबार में ऐड बेकार है। गांव में ऐड करानी थी, इन्होंने बढ़िया सी मैगजीन में ऐड कराई, वो भी ऑनलाइन। गांव में नहीं चलेगी। गांव के एडवर्टाइजिंग के अलग ही तरीके हैं। बट हु नोज, जो आदमी ये काम बार 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 साल दर साल कर रहा है, उसको मालूम है मैंने पिछली बार ये एडवर्टाइजिंग का ये अपनाया था, ये काम नहीं बना, इस बार नहीं करेंगे, अगला। तो आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो। उस स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट फर्म को हो रहे हैं। जहां शर्मा जी वो प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल की कर रहे हैं तो सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का खरीद के दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट हो गए। प्रोडक्शन में के जो है डंडा लेके खड़ी रहती है सारा दिन, तो वहां वो स्पेशलिस्ट बेनिफिट हो रहा है फर्म को। गुप्ता जी मार्केट में वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो बिल्कुल सटीक एडवर्टाइजिंग कराते हैं, सस्ता काम कराते हैं और पैसा बचता है उसमें। तो ऑल विन विन सिचुएशन, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन करा चुके हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो बीडी वाला भी रियल लाइफ था बेटा। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, झगड़े नहीं है। झगड़े कहां होते हैं? जहां चीजें ऑर्गेनाइज ना होना, वहां झगड़े होते हैं। एक उदाहरण देता हूं, ऑर्गेनाइज मत करिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अभी आपने ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप में देखा कि सपोर्ट, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप बनाते हो आपस में। आप मत करो। यूनिटी ऑफ कमांड टूटेगी, टूटेगी टूटेगी ना यूनिटी ऑफ कमांड। एक आदमी दो लोगों को रिपोर्ट कर रहा होगा, वहां काम खराब होगा ही होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कब होगी? जब आप ऑर्गेनाइज करोगे चीजें। जब आप चीजें ऑर्गेनाइज करोगे तो क्लैरिटी होगी, और उस क्लैरिटी से फिर आपको ये वाला नुकसान नहीं होगा। इज दैट ओके? गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जहां बेटा वेस्टेज, अब आप देखो ना, इतने एक्सपर्टाइज है हमारे पास, प्रोडक्शन की एक्सपर्टाइज है, रॉ मटेरियल की एक्सपर्टाइज है, कहीं मार्केटिंग की एक्सपर्टाइज है, तो हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे, हमारे वेस्ट नहीं होंगे। हमारे लोग जो हैं, हमारा जो सामान है, मशीनें हैं, वो सब ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मालूम है यार इसको मैंने ये काम दिया था, सो एडमिनिस्ट्रेशन काफी इफेक्टिव हो जाएगी आपकी, बिकॉज यू नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको मालूम है कि किसने क्या किसको काम रिपोर्ट करना था। सो इन दैट केस वहां पर आप जो है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आराम से स्मूथली होगी। लेकिन जहां चीजें क्लियर नहीं होंगी, वहां एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, वहां आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजें क्लियर ही नहीं थी पहले से। आपको लोग झूठ बोलते रहेंगे। इमेजिन करिए, हमने डिसाइड नहीं किया कि केके जो है वो प्रोडक्शन का काम करेगी। आज केके प्रोडक्शन हेड है, कल शर्मा जी को बना दिया। अब वर्कर जो है फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए, बीवी का जन्मदिन है, शर्मा जी पे शर्मा जी को तो नहीं पता कि लास्ट मंथ ही हुआ इसकी बीवी का जन्मदिन, क्योंकि लास्ट मंथ तो केके बैठी थी उस सीट पे। अगर यही सब चलता रहा तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने क्लैरिटी करी नहीं, आपने ऑर्गेनाइज चीजों को नहीं करा। लेकिन अगर आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करा है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव हो जाएगी। अडेप्टेशन टू चेंज, आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो चेंज अडेप्ट कर लेते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होते चेंज अडेप्ट नहीं कर पाते आप। इमेजिन करिए, हम ऑर्गेनाइज नहीं है, कितना बड़ा चेंज आया हमारे काम में। हम कहां बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ाते थे, अब वो सीढ़ियों के सामने बैठकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बताइए। एंड दिस हैपेंड इमीडिएटली। आज लॉकडाउन हुआ, कल से फिर ये क्लासेस हो रही हैं, अब वो हो रही है। आई एम नॉट जस्ट प्रेजिंग माई सेल्फ, वो मैं नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं और कोई चेंज आता है तो आप कर लेते हैं। आपके घर में बहुत मैस है, बहुत मैस है, भगवान मैं बता रहा हूं, आप अलमारी खोलते हैं कपड़े गिरते हैं, इतना मैस है। चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, इतने में रिश्तेदार आ जाते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है।
रिश्तेदार ऐसा नहीं कि रिश्तेदार हैंडल नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप हैंडल कर नहीं पाते उनको, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं है। और वहां अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप रिश्तेदार को भी आप एडजस्ट कर लेते हैं। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप ही बता दो यार, मेरे को छोड़ो, आप बता दो कौन एक्सपैंड अच्छे से कर पाएगा, जो ऑर्गेनाइज्ड है या जो मिस ऑर्गेनाइज्ड है। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइज्ड है वो एक्सपैंड करेगा, वो ग्रो करेगा, वो आगे जाके तरक्कियां करेगा। देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझिए, एक बॉस है, उस बॉस ने आगे 2 लोग रखे, एक फाइनेंस के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए। इसने आगे अपने 3-3 असिस्टेंट रखे, इन तीनों ने आगे अपना लेबर फोर्स रखी है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ेगा। ये जो बीच में ये लाइंस है ना, दीज आर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां से अथॉरिटी फ्लो करती है, यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है। ऊपर से नीचे अथॉरिटी, नीचे से ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो पूरा ढांचा बनता हुआ दिख रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग क्या देखा ना अभी आपने? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? काम को डिसाइड करना, बांटना, और फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बांधना, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जब आप ये करते चले जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, एक ढांचा सा बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। इज दैट ओके? और जब ये स्ट्रक्चर में होती हैं चीजें तो चीजें काफी स्मूथ होती हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल structure? It refers to framework within which all the tasks including managerial and operationals are performed. Okay, अब different kinds of organizational structure. मैक्सिमम केस स्टडी इस क्वेश्चन पे आने वाली है बेटा। जितनी ज्यादा केस स्टडीज हैं वो इस क्वेश्चन पे आने वाली है। डिविजनल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अब आप ध्यान से उसको बिल्कुल मन लगा के पढ़े। जहां कहीं भी आपका ध्यान लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अगर किसी सहेली के बारे में, किसी के बारे में आपको ध्यान आ भी रहा है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जो चला गया है वो अपने आप वापस आएगा, राइट? आप चिंता मत करिए, राइट? तो अब जो है प्रिया, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। आई नो आज आपको जल्दी उठा दिया हमने, कोई बात नहीं, कोशिश करो बेटा। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। बिना यौन के कोशिश करो बैठने की, है ना? है ना? प्रकल्पा नालायक, तेरी वजह से 11 बजे के बैठे हैं और तू 11:30 आई है। सर मुझे लगा क्लास 11:30 है। तुझे लगा? सर आपका लास्ट में से 11:30 था इसलिए। मैंने नहीं, 11:30 का नहीं है, मैंने कहा इसको के को कि तू आ जाना, यू ज्वाइन एट 11:30, और आप सबने उसको के का फायदा उठा लिया, मतलब बहाने का। चलो कोई नहीं, भगवान आपको माफ करेगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 काइंड्स हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। आइए पढ़े, फंक्शनल पढ़ते हैं। It is an organizational structure which is created by grouping of jobs of similar nature under major functions, where the functions are human resource, marketing, finance, production, etc. Here each major function is organized as a separate department depending on different nature of business. अब suitable कहाँ है ये ध्यान देना बेटा। पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताऊं। एक बॉस है, उस बॉस ने आगे 4 डिपार्टमेंट बनाए, एक फाइनेंस, एक प्रोडक्शन, एक मार्केटिंग और एक ह्यूमन रिसोर्स HR। ये 4 डिपार्टमेंट्स बना दिए। इसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ओ सॉरी फंक्शनल। इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ध्यान से कान, नाक, किडनी, दिल सब खोल के ये इसकी सूटेबिलिटी पढ़ लो बेटा, क्योंकि केस स्टडी में वो पूछेगा, अच्छा ये हमारी फर्म है, बताओ इसमें कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो वहां आप सूटेबिलिटी मैच करोगे। पहली suitability, it is suitable in case of medium and large size firms where high degree of specialization is required. Firm is having a single product or small number of related products. एक single product बनाती है या थोड़े बहुत product बनाती है। Where authority is decentralized. याद रहेंगे बेटा ये।
उसके बाद आता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में मेरे बनाने की जरूरत नहीं है, इसने बनाया हुआ ऑलरेडी। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड एरियाज। This structure includes separate business units or divisions created on the basis of product. Here, each division is a multifunctional unit because each of them includes functions like production, marketing, finance, and each division works like a profit center, revenue center, or a cost center. आपको उदाहरण देता हूं, टाटा ट्रक्स बनाता है, टाटा कार्स बनाता है, टाटा रेलवे के कुछ वैगन्स बनाता है, टाटा स्टील है, टाटा ये है, टाटा फाइनेंस है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन है, और कितने प्रोडक्ट बनाता है टाटा। अब टाटा मोटर्स के अपना एक डिपार्टमेंट है, टाटा मोटर्स अपने आप में एक पूरी यूनिट है जिसमें फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, एचआर भी है। फिर टाटा फाइनेंस में अलग है, फिर टाटा ट्रक्स में अलग है, फिर टाटा टेलीकम्युनिकेशन में अलग है। तो ये टाटा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और हर प्रोडक्ट का अपना एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसे हम डिविजनल कहते हैं। कहां पर सूटेबल है? लार्ज फर्म जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट हो। ऊपर वाला कहां था? सिंगल प्रोडक्ट, स्मॉल फर्म, या फिर मीडियम साइज्ड, मीडियम एंड लार्ज साइज। स्मॉल साइज में तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता ही नहीं बेटा। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा? अब आपके जैसे पिताजी की एक दुकान है या मेरी एक दुकान है, हम छोटी सी एक दुकान में अब क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे? नहीं बना पाते हैं। तो मीडियम एंड लार्ज साइज के लिए फंक्शनल, एंड लार्ज एंड लार्जर के लिए डिविजनल। Firm which is growing and planning to add more products, which when a firm creates more departments and introduce new levels of management. तो मतलब larger organization जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है, उसके लिए हम ये बनाते हैं। जैसे ये इसने एक ब्रिटानिया का एग्जांपल लिया है। ब्रिटानिया का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने 4 डिपार्टमेंट, बिस्किट्स, ब्रेड्स, बटर एंड केक। अब ब्रेड का अपनी कहानी है, ब्रेड का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, आईटी है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसी तरह बिस्किट्स का भी है, इसी तरह बटर का भी है। सो हर किसी के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आपको फंक्शनल और डिविजनल क्लियर हो गए? पक्की बात है? बताइए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। सर क्लियर है। डन है जी? गुप्ता जी, इज इट क्लियर? के अर्पित कुमार? यस सर। प्रकल्पा? यस सर। चलिए बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल। बेटा एक बात बता दूं, फंक्शनल हो या डिविजनल, दोनों में ऑर्गेनाइजिंग हो रही है ना। ऑर्गेनाइज तो हम चीजें कर रहे हैं ना दोनों में। हम चीजों को ऑर्गेनाइज तो हम दोनों में कर रहे हैं ना, भले वो फंक्शनल हो या डिविजनल हो। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जो ऑर्गेनाइजिंग के फायदे हैं वो तो दोनों में ही मिलेंगे आपको। जो ऑर्गेनाइजिंग के फायदे हैं कि चीजों को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसके फायदे तो आपको फंक्शनल में भी मिलेंगे और डिविजनल में भी मिलेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े अलग होंगे दोनों के एडवांटेजेस, मगर ऑर्गेनाइजिंग के एडवांटेजेस होंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल, लॉजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन अलग अलग दिखेगा, हर फंक्शन आपको अलग अलग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ये आपको अलग अलग दिखेंगे। दूसरा, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आपने कामों को अलग अलग बांट दिया है। फाइनेंस वाला काम फाइनेंस का एक्सपर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का एक्सपर्ट कर रहा है ना। देन लेसर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भाई, ओवरलैपिंग ऑफ काम नहीं होगा। एक काम एक को दे दिया है, दोबारा आपने देना नहीं, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट बांटे हुए ना भाई। जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल शुरू में लिया था ना, जो मैंने अभी क्लास शुरू होते हुए, जहां मैंने के को प्रोडक्शन दिया था और शर्मा जी को मैंने परचेज दिया था, गुप्ता जी को मैंने मार्केटिंग दिया था, वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब एक काम एक को दे दिया तो मिक्स नहीं होगा ना। मैंने गुप्ता जी को मालूम है, मैंने मार्केटिंग गुप्ता जी से करानी है, तो मैं फिर ये शर्मा जी को नहीं दूंगा, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी।
देन बेटर कंट्रोल, एंड कंट्रोल काफी अच्छा होगा। मुझे मालूम है मैंने ये काम किसको दिया है, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा अच्छे से। मैं कंट्रोल कैसे, भाई मुझे मालूम है कि भाई प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं गुप्ता जी को क्यों पकड़ूंगा, मैं तो केके को पकड़ूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है क्लैरिटी है काम की, तो मेरा कंट्रोलिंग आसान हो जाएगा। मुझे मालूम है मैंने किसको काम दिया है, तो उसी से जवाबदेही होगी। He will be or she will be answerable for whatever wrong has happened. Then occupational specialization. Specialization इसमें मिल जाएगी हमें कैसे, कि भाई एक आदमी को एक ही काम दे दिया, वही काम वो बार बार करता रहेगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा। देन सिंप्लीफाइज ट्रेनिंग, एक आदमी को, अच्छा एक आदमी को सारे कामों की ट्रेनिंग देनी है और एक आदमी को सिर्फ एक फंक्शन की ट्रेनिंग देनी है। कौन सी सिंपल है? एक आदमी को मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस सबकी ट्रेनिंग देनी है कि भाई तू सारे काम करेगा, वो इजी है। या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे दो या सिर्फ फाइनेंस की ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग सिंपल हो जाएगी ना, क्योंकि हमने एक ही डिपार्टमेंट की तो ट्रेनिंग देनी है, एक ही डिपार्टमेंट में तो उसको रखना है, राइट? समझ रहे हैं बात को? देन आ जाइए आपके पास डिसएडवांटेजेस। एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने केके को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया था। केके इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। शी सेज बॉस प्रोडक्शन ठीक होनी चाहिए, परचेज में क्या चल रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड, मार्केटिंग में क्या चल रहा है, हु केयर्स, व्हाई? बिकॉज शी इज कंसर्न्ड विद व्हाट, ओनली प्रोडक्शन, है ना? और मान लो अगर शर्मा जी का परचेज डिपार्टमेंट अच्छा काम करने लगा और उसकी कहीं तारीफ हो गई उस डिपार्टमेंट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो केके और शर्मा जी के बीच में जो कोल्ड वॉर शुरू होगी, दैट जनानी वॉर, यू कांट इवन इमेजिन, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड विद ओनली देयर डिपार्टमेंट्स, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द होल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ऊपर एमए जो है, बॉस है हमारा, वो देख रहा है कि यार अपने अपने डिपार्टमेंट पे लगे हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच लो, कपड़े बेचने हैं भाई यहाँ पर, है ना? कह रहे तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मैं रोड पे आ जाऊं, मैंने पैसा लगाया हुआ है। एमए टेंशन में आ गया, क्यों? क्योंकि लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है पैसा लगाओ, खूब पैसा एडवर्टाइजिंग पे दबा के लगा दो, माल बिकेगा ही बिकेगा। इमेजिन करो। और वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, भाई पैसे हैं नहीं, मरवाओगे यार, थोड़ा कम खर्चा कर लो यार। फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा अगर वो पैसे बचा लेगा, बट यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। यहाँ गुप्ता जी कह रहे हैं मार्केटिंग करनी है भाई, दबा के पैसा लगाओ, खुला पैसा बहा दो मार्केट में, एक के ऊपर बाय 1 गेट 2 फ्री लगा दो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां से चीखे मार रहा है, हमारी रिया चौहान फाइनेंस संभाल रही है बेचारी, वो चीखे मार रही है, गुप्ता जी क्या कर रहे हो, मरवा दोगे। क्योंकि हम अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फिर वही बात, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देन रिजिडिटी कि भैया मुझे प्रोडक्शन का काम दिया है, अगर शर्मा जी परचेज अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, मैं अच्छी कर सकती हूं मगर मैं करूंगी नहीं। वाई वुड आई, मेरा तो काम सिर्फ प्रोडक्शन का है, सो वाई वुड आई बी बॉदर्ड अबाउट शर्माज वर्क? इफ शी इज नॉट डूइंग, लेट इट बी, उसका प्रॉब्लम है ना, मेरा थोड़ा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है तो टू हेल विद इट, हु केयर्स। तो यहां पर ये जो है आप रिजिड हो गए, स्लो अडेप्टेशन। अब रिजिडिटी की वजह से कोई अगर नई अच्छी कोई चीज आ भी रही है आपकी आंखों के सामने, आप उसको अडेप्ट नहीं करते क्योंकि आप रिजिड हो गए हो, आप चेंज के लिए तैयार ही नहीं हो। देन लिमिट्स डेवलपमेंट ऑफ जनरल मैनेजर, क्योंकि जनरल होता है जो सारी चीजों को मैनेज करता है, आप लिमिट हो गए, एक कुएं के मेंढक हो गए हो, अब आप समंदर में जाने को तैयार नहीं हो। आप रिजिड हो गए।
एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पानी का छोटा सा एक बर्तन था, उसमें एक मेंढक आ गया। अब उस पानी के बर्तन के नीचे हमने आग लगा दी। अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो मेंढक के पास ना बेटा एक पावर होती है कि वो अपने आप को बढ़ते टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी उसकी एडजस्ट कर लेती है। टेम्परेचर और बढ़ा, उसने और एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उसकी बॉडी में एडजस्ट करने की नेचुरल पावर्स होती है। वो टेम्परेचर और बढ़ता गया और मेंढक एडजस्ट करता गया। टेम्परेचर जब इतना बढ़ गया कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब मेंढक को लगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, मगर इतनी देर में उसकी बॉडी ने बढ़ते टेम्परेचर को एडजस्ट करने में अपनी सारी एनर्जी गवा दी और वो बाहर नहीं कूद पाया और उस बॉइलिंग वाटर में उसका बॉइल्ड चिकन बना, सूप बना, लोगों ने पिया। मेंढक सूप विद सोया सॉस। क्या कहने का मतलब है, जब हम एक डिपार्टमेंट के, आपने देखा होगा कई लोग एक डिपार्टमेंट के बॉस बन गए हैं और वो इतने उसी में उलझ गए हैं, जनरल मैनेजमेंट के बारे में उनकी एनर्जी ही नहीं बचती। दे आर नॉट लेफ्ट विद द जनरल मैनेजमेंट, तो जनरल मैनेजमेंट डेवलप नहीं हो पाती है। The next is advantages of divisional structure. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, टाटा ब्रिटानिया वाली बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स, आप क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, बहुत सारी वैरायटीज संभाल रहे हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट संभाल रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई आप ये समझो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, व्हेन यू आर डिविजनली डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑर्गेनाइज्ड, आप ग्रोथ और एक्सपैंड कर सकते हो कि यार हम ब्रिटानिया वाला ऑलरेडी केक, बिस्किट और ये सब बेच ही रहा है, उसको एक और नया प्रोडक्ट निकालना है, पाव निकालना है। पाव, मैंने सुना है पाव का नाम, जो वड़ा पाव वाला पाव होता है, पाव भाजी वाला पाव होता है, उसको पाव क्यों कहते हैं? मैंने सुना है क्योंकि जब उसका डो बनता है ना तो लोग उस डो को पाव से बनाते हैं, पैरों से, तो इसलिए उसको पाव कहते हैं। तो अब के बाद आप पाव भाजी खाएंगे तो लोगों के पैर याद आएंगे आपको, और जो लेबर उस पाव को बना रही है ये सोच के रखिएगा उसने पेडिक्योर कभी नहीं कराया होगा, उसको मालूम भी नहीं होगा कि पेडिक्योर क्या होता है, और उस बेचारी की चप्पल से भी वो थोड़ा थोड़ा होल्स होंगे, और उसके पैरों में अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो जो पैरों के पीछे पीछे कट्स होते हैं ना, जो पैर फट जाते हैं, पीछे एड़ियां फट जाती हैं, वो भी होंगे, और उस एड़ियों, फटी हुई एड़ियों में काफी सारी काले रंग की मैल होगी। और उस पाव से उसने वो पाव बनाए हैं, जो पाव आप भाजी के साथ प्याज चटनी लगाकर खूब मजे ले लेकर करते हैं, तो दैट इज पाव भाजी। हाँ बस सर बस। अच्छा, टेस्ट भी तभी आता है अगर ऐसा ना हो घर में, साफ सुथरे हाथों से बनाओ, टेस्ट आता नहीं, मैंने देखा है। आप बना के देखो गोलगप्पे घर में, आपको मजा ही नहीं आएगा, यू वुड नॉट लाइक इट। आप पानी जब बनाओगे ना, घर का पानी जो आपका होगा वो इतना मतलब प्लेन सा होगा, आपको वो स्वाद नहीं आएगा, वो हल्का हल्का जो स्वाद आता है ना पसीने का। और सर प्लीज आगे मत बोलो, हम कभी नहीं खा पाएंगे दोबारा। बस सर। सर प्लीज मत वो- बोलो। तो वो गोलगप्पे के पानी में जो पसीने का स्वाद होता है और वो थोड़ा हल्का नमकीन उसका स्वाद आता है, वो घर के पानी में कहाँ है? नहीं, वो मजा ही नहीं आता। सो दैट काइंड ऑफ पाव भाजी। हाँ, सो अगली बार जब आप पाव भाजी खाएं तो मेरे को जरूर याद करें आप, ठीक है? सर आप ही गूंजोगे। ए भगवान, शर्मा जी मशीनें गूंथती हैं आजकल, वो टाइम चला गया जब पाँव से गूंदा जाता था आटा, चिंता ना करें। हाँ जी, तो फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैनेजरियल डेवलपमेंट, आप जनरल मैनेजमेंट की डेवलपमेंट यहाँ सोच सकते हैं क्योंकि आप सारा कुछ देख रहे हैं इकट्ठे। देन कोऑर्डिनेशन इज इजियर। अब रतन टाटा जी के लिए कोऑर्डिनेशंस आर इजियर क्योंकि एक ही डिवीजन में सारे फंक्शंस हैं। अब जैसे एक ब्रेड का डिपार्टमेंट है, वो ब्रेड के डिपार्टमेंट में फाइनेंस वाला भी है, एचआर वाला भी है, मार्केटिंग वाला भी है, तो आपने कोऑर्डिनेट सबसे इकट्ठे कर लिया, दैट्स इजी। डिसएडवांटेज,
जैसे वहां डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़ा था, यहाँ डिविजन्स के बीच में झगड़ा हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा एमए जो है वो ब्रेड बेचता है और इधर रिया चौहान जो है वो बिस्किट बेचती है, बिस्कुट। अब आपस में झगड़ा हो गया कि भाई मेरी ब्रेड की सेल ज्यादा है, वो कहती मेरा बिस्कुट ज्यादा बिकता है। भाई ब्रेड देखो रोज लोग खाते हैं, बिना ब्रेड के तो दिन शुरू नहीं होता। वो कहती है बिस्कुट के बिना चाय नहीं चलती। मतलब ऐसे झगड़े हो रहे हैं आपस में। सो देन इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट योर डिवीजन ओनली। रिया एसी ऑन हो गया। तो अब यहाँ पे डिवीजन जो है आप सिर्फ उसका कर रहे हैं एक प्रोडक्ट का, और आप सारी जिंदगी उसी में लगा रहे हो, बस आपको कोई लेना देना नहीं। देन इंक्रीज इन कॉस्ट। भाई डिवीजन बनाते जाओ, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि एक डिवीजन बनाओगे उसका अलग से फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग ये सब बनाते जाओगे आप, तो कॉस्ट भी बढ़ाओगे। डिविजनल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मैंने अभी आपसे कहा आपको अपनी ब्रेड बेचने से लेना देना है। एमए कहता है मेरी ब्रेड बिकनी चाहिए, ब्रिटानिया को आग लग जाए, भले ही ब्रिटानिया के बिस्किट आग लग जाएं, मैं कह रहा हूं जो ब्रिटानिया का केक है उसके अंदर से कॉकरोच निकल आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। कह रहा मेरी ब्रेड बिकनी चाहिए। ही इज इंटरेस्टेड इन हिज ओन डिवीजन। कहता मेरी तारीफ होनी चाहिए और मैं ज्यादा चमकूंगा जब दूसरे डिपार्टमेंट फेल हो जाएंगे। ये तो जानबूझ के वो जो केक बन रहे थे उसमें कॉकरोच छोड़ के आया 4-5 कि भाई इस डिपार्टमेंट की बुराई होगी तभी तो मेरी तारीफ होगी। लेकिन हमें दूसरे की लाइन काटने से हमारी लाइन नहीं बड़ी होती, उसकी लाइन उतनी रहने दे, हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं। समझ गया? तो ये ध्यान रखिए। रिडक्शन स्ट्रेटजी भी तो चल सकते हैं। किस पे? दूसरे डिविजन्स पे। हाँ, रिडक्शन स्ट्रेटजी पे। रेड ओशियन, व्हाई यू लाइक दैट? लाल रंग का समंदर तुझे इतना पसंद क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। इट इज सो फेवरेट टर्म। या तो तेरी आंटी ने, स्कूल वाली ने तेरे को सिखाया है वो, और आज तूने रेड पहना भी है, पीछे दीवार तेरी रेड। मतलब व्हाट आर यू अप टू? तू चाहता क्या है? सर वो तो ऐसे ही हो गया कॉम्बिनेशन। बट वो व्हाई रेड ओशियन ऑलवेज? कोई ब्लू ओशियन, ग्रीन ओशियन के बारे में बात कर। जा कहीं वो फुकेट में क्या कलर, ब्लू कलर का ओशियन हो, मजा आ जाएगा। तू वहां बैठ अपना, वहां कुर्सियां लगी होती हैं, टॉवल लगे होते हैं। जैसे ही बैठने लगेगा ना, पीछे से एक बंदा आएगा, 100 बात फॉर 1 आवर। 100 बात लेते हैं 1 घंटा बैठने के वहां पे। लेकिन जो ओशियन का मजा है, क्या स्वाद आएगा तुझे एमए। और इधर मेमे घूम रही हैं, और उधर वो मैं कहना वहां वो चिकन फ्राई वाला आ रहा है, वहां से वो बियर वाला आ रहा है। क्या यार तू रेड ओशियन, टॉक अबाउट ब्लू, ग्रीन, राइट? सो ये हमारे पास डिविजनल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर डिवीजन के ऊपर। देन कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ भाई, जितना बड़ा करते जाओगे सर, उतना सरदर्द भी तो बढ़ता जाएगा ना। मेरे एक सीनियर हैं एंड आई कॉल हिम मामा जी, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही सेज जितना बड़ा सर उतना बड़ा सर दर्द। आप ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ाते जाइए, सर दर्द तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कहेंगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। देन एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी आप एक्सेसिव करते जाइए, बढ़ाते जाइए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएंगे आप, क्योंकि डिविजन्स पे आप चलते चले जा रहे हैं, तो उसकी आपको डिसएडवांटेज ये है कि आपको खर्चा झेलना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है जी। नाउ हम आते हैं फंक्शनल एंड डिविजनल का डिफरेंस। पहला फॉर्मेशन, ये हमें क्लियर है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस। स्पेशलाइजेशन, इट हैज अ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इट हैज अ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हमने डिवीजन और फिर डिपार्टमेंट जैसे नहीं बनाए, लेकिन इसमें काफी एक्सपेंसिव होता है। कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन है मल्टी प्रोडक्ट के केस में। अगर मल्टी प्रोडक्ट हुआ और आपने फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर एक ही डिपार्टमेंट बनाया है, प्रोडक्ट आपके बहुत सारे बनते हैं लेकिन आपने फाइनेंस, मार्केटिंग आपने एक ही रखे हुए हैं, तो फिर आपकी कोऑर्डिनेशन मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपके बहुत सारे डिविजन हैं तो वहां पर आपकी कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगी। Then it is easy because all functions are integrated under one division.
रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपने एक डिवीजन पूरा एक बंदे को दिया हुआ है, एमए को बोला तू ब्रेड बनाएगा, ब्रेड की फाइनेंस, ब्रेड की मार्केटिंग, ब्रेड का एचआर, ये सब यही देखेगा, इसी को पकड़ेंगे, कुछ भी पंगा हुआ तो इसको उठा के ले जाएंगे। सो दैट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं है। जैसे फाइनेंस वाले से गलती होगी तो वो प्रोडक्शन वाले पे डाल देगा, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले पे डाल देगा, तो आपस में झगड़ा चलता रहेगा। देन मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहाँ पे मच ऑफ डेवलपमेंट मैनेजरियल नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक डिपार्टमेंट की आप डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप फाइनेंस की अगर एक्सपर्ट है तो आप फाइनेंस में ही एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं, तो यू टॉकिंग अबाउट ओनली फाइनेंस, और इसमें जो है एक डिवीजन होगा तो आप सारी तरह की बातें आप इसमें डेवलपमेंट की कर सकते हैं। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग इट? मैं 2 मिनट